सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ रहे थे गद्य खंड से अध्याय 4 तुम कब जाओगे अतिथि, जो शरद जोशी द्वारा लिखी हुई व्यंग्यात्मक रचना है। इस कहानी में हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में कहानी का कुछ अंश पढ़े हैं, शेष अंश को आज पढ़ेंगे। और शेष अंश को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे। तो देखेंगे, हमारा कठिन शब्द है पृष्ठ संख्या 37 में मेहमान नवाजी, जिसका अर्थ होता है आतिथ्य या अतिथि सत्कार, आग्रह, अनुरोध या जोर देना, अतिथि सुलभ मुस्कान, अतिथि के चेहरे पर मिलने वाली मुस्कान, गरिमा यानी गौरव या उच्चता, छोर यानी किनारा, भीगा हुआ क्षण यानी भावना से भरा अवसर, आघात यानी चोट, अप्रत्याशी जिसकी आशा न हो, मार्मिक यानी मर्म को छूने वाला या हृदय को झकझोरने वाला, सामीप्य यानी समीपता, निकटता, बेला यानी समय, एकाएक यानी अचानक, औपचारिक यानी दिखावटी। पृष्ठ संख्या 38 में देखेंगे, पहला कठिन शब्द है उसका निर्मूल यानी निराधार या व्यर्थ, भरकम यानी भारी, सलवटे यानी मुड़ने के निशान, कोनलो यानी कोना या कोनू, सेंटर यानी मध्य या बीचों बीच, चुक जाना, चुक गए यानी समाप्त होना, जिक्र यानी चर्चा, सौहार्द यानी मित्रता या सद्भावना, बोरियत यानी बोर होना या उबना, रूपांतरित बदला हुआ, अदृश्य न दिखाई देने वाला, उष्मा यानी गर्मी या उत्साह या जोश। पृष्ठ संख्या 39 में देखेंगे हमारा कठिन शब्द गोलाकार यानी गोले का आकार या यहाँ बांधना, उपवास यानी व्रत, संक्रमण यानी बदलाव, चरम क्षण यानी सीमा से परे होता हुआ अवसर, महत्ता यानी महत्व, स्वीट होम आनंदमय घर, गुंजायमान यानी गूंजता हुआ, किरण यानी सूर्य की रोशनी। यह तो हमारा कठिन शब्द हुआ, उसके अर्थ हुए। अब हम कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। किस तरह से लेखक के घर जब एक अतिथि आते हैं तो वे तो एक बहुत छोटे से समय की यात्रा करके आते हैं, लेकिन उनका जो है रुकने का समय है काफ़ी लंबा हो जाता है। वो 4 दिन तक अतिथि के घर अपने जिसके यहाँ घर आए रहते हैं वहाँ रुकते हैं, और जो मेज़बान होते हैं वे उनसे ऊब चुके होते हैं। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। लेखक शरद जोशी के मन में ऐसा था कि लेखक बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत करेंगे और उसे वे जो अतिथि हैं वे जाने का आग्रह करेंगे, लेकिन लेखक उन्हें रुकने के लिए कहेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। लेखक कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तुम यहीं पर डटे रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। हमने अपनी हर कष्ट को सहते हुए प्रसन्नता अपने चेहरा पर प्रसन्नता के भाव मुद्रा बनाए रखे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। लेखक के मन में था कि वह 2-3 दिन तक स्वागत सत्कार करने के बाद जो उनके घर अतिथि आए हैं उसे विदा करेंगे और वह उसे कहेंगे रुकने के लिए। वह जाएगा, वो रुकने के लिए कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे भावभीनी विदाई देंगे, लेकिन ऐसा समय नहीं आया लेखक के जीवन में। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक कहते तुमने ऐसा मौका मुझे नहीं दिया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था। लेखक कहते तुमने तीसरे दिन मुझे कपड़ा धोबी को देने के लिए कहा। यह मेरे लिए बड़ा ही मार्मिक आघात था, मार्मिक चोट था, और इसकी कोई आशंका नहीं थी। और इसकी चोट मार्मिक थी। इसकी चोट जो है दिल को झकझोरने वाली थी। तुम्हारे सामीप्य का वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खींच जाएंगी, इसका मुझे अनुमान न था। लेखक कहते हैं तुम्हारे मेरे निकट रहने का समय जो है एकाएक इस तरह से रबर की तरह फैल जाएगा, बढ़ जाएगा कि इसका अंदाज़ा लेखक को नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक कहते हैं पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि अतिथि सदैव देवता नहीं, हमेशा देवता ही नहीं, कभी कभी वह मनुष्य भी बन जाता और कभी कभी तो वह राक्षस भी बन जाता है।
किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। लेखक को जैसे ही अतिथि ने कपड़ा धुलने के लिए दिया तो लेखक का मन में ऐसा लगा कि चलो यह तुरंत चला जाएगा यहाँ से कपड़ा धुलने के बाद। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। लेखक उस अतिथि के साथ उसे कपड़े धुलने के लिए देने के लिए जाने के लिए को तैयार हो गए। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। लेखक की पत्नी ने पूछा उनसे कि आप कहाँ जा रहे हैं? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। लेखक बोले अपनी पत्नी से, मैं अतिथि के कपड़े को लॉन्ड्री पे धोने के लिए देने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। लेखक कहते हैं जब उनकी पत्नी की आंखें बड़ी हो जाती तो लेखक का दिल छोटा हो जाता था, वह डर जाते थे। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। उन्हें भय और शंका था कि अतिथि काफ़ी लंबा समय तक रुकेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी, और आशंका जो था वह निराधार नहीं था, बिना मूल का नहीं था। अतिथि, तुम जा नहीं रहे? लेखक मन में ऐसा सोच रहे हैं। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए हैं और तुम यहीं हो। लेखक मन में सोचते, तुम्हारा कपड़ा भी धुल कर आ गया, लेकिन तुम अभी यहीं पड़े हुए। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। लेखक कहते हैं तुम्हें देखकर जो खुशी महसूस होती थी वो सारे समाप्त हो गए हैं। अब हम तुम्हारे बिस्तर के चादर भी बदल दिए गए हैं, जो जिन बिस्तरों के चादर पर सलवटें पड़ी हुई थी। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने उलट रहे हो। लेखक कहते हैं अब हमारे पास ऐसी कोई चर्चाएं नहीं बची जिस पे हम लोग बात कर सकते थे। सारे हंसी गुब्बारे ठहाके बंद हो चुके थे। फिर लेखक अपने उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गए और अतिथि भी पत्रिका को पढ़ रहा था। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। चर्चा के जो भी विषय थे वो सारे समाप्त हो गए थे। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार के हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। लेखक कहते हैं जितने भी विषय थे, चाहे वो परिवार के हैं, बच्चे के हों, नौकरी के हैं, फिल्म के हों या अपने समय की बात हो, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और अब हमारे सामने चुप्पी के अलावा कुछ नहीं। सौहार्द अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहा था। लेखक कहते हैं आपसी भाईचारा प्रेम धीरे धीरे उब जाने उबाऊ होकर में बोरियत में बदल रहा था। भावनाएं गालिया का स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उनकी भावनाएं जो थी वह गाली का रूप ले रही थी। पर तुम जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। लेखक कहते तुम किस तरह से हमारे घर में गोंद की तरह चिपक गए हो, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठता है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? लेखक ने कहा, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। लेखक की पत्नी ने लेखक से कही कि मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि यह हल्का रहेगा भोजन। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए थे। लेखक कहते हैं जो भी सत्कार का गर्मी था, जोश था, वह समाप्त हो चुका था और डिनर से अब खिचड़ी पर आ चुके थे। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। लेखक कहते हैं अगर अभी भी तुम अपना बिस्तर जो गोलाकार यानी तुम अपने बिस्तर को बोरिया बिस्तर बांधोगे यहाँ से जाने के लिए नहीं, तब तो हम लोग को उपवास तक जाना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे और मेरे जो लेखक कहते हैं जो संबंध है एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। लेखक कहते हैं तुम्हारे जाने का यह अंतिम सीमा है, तुम यहाँ से जाओ ना। तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना?
मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। लेखक कहते तुम्हें ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, दूसरों के यहाँ सबको अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि हर लोगों के अपने घर की कुछ महत्ता होती है। इसलिए कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। कोई दूसरे लोग किसी दूसरे के घर के आनंदमय माहौल को बिगाड़ने के लिए न जाए। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक अब गेट आउट जैसे शब्द पर उतर आते हैं। उनके मन में ऐसा शब्द भी आता है कि अगर अतिथि नहीं जाता है तो शायद ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। लेखक कहते हैं तुम्हारा चौथा दिन गुजर जाएगा आज की रात के, और कल सुबह का जो किरण होगा वह 5वें दिन का किरण होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे। लेखक कहते हैं और इस 5वें दिन को शायद तुम यहाँ से जाने का फैसला कर लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। लेखक कहते हैं वह 5वां सुबह मेरे सहनशीलता का अंतिम सुबह होगा। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगी, इसके बाद मैं नहीं खड़ा रह सकूँगा तुम्हें और दिन यहाँ रहने के लिए, और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। लेखक कहते हैं जिस प्रकार कहते हैं ना अतिथि देव भव, अतिथि देव का स्वरूप होता है, तो उसी तरह देवता और मनुष्य का जो साथ है वो ज़्यादा दिन का नहीं होता है। क्या कहते हैं आगे, देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। लेखक कहते हैं देवता, अगर अतिथि देवता होते हैं तो देवता तो आते हैं, दर्शन देते हैं और फिर पुनः लौट जाते हैं। तो अरे अतिथि, तो तुम भी तो देवता हो, अतिथि देव भव, तो तुम भी देवता है, तो तुम भी दर्शन दे दिए हो, काफ़ी दिन रह गए, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। लेखक कहते हैं मनुष्य अपनी मनुष्यता पर उतरे, अपनी सीमा अपनी हद से बाहर जाए, उससे पहले तुम यहाँ से लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? लेखक उबते हुए कहते हैं उफ, तुम यहाँ से कब जाओगे अतिथि? तो इसके साथ ही हमारा तुम कब जाओगे अतिथि अध्याय यहीं समाप्त होता है।